हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं हिंदी शिक्षा शास्त्र। इसमें साथियों हम संपूर्ण हिंदी शिक्षा शास्त्र को कवर करेंगे। यह साथियों हिंदी शिक्षा शास्त्र का आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। इसमें साथियों हम कंटेंट भी करेंगे, पूरा कंटेंट हिंदी शिक्षा शास्त्र का करेंगे और 101 क्वेश्चंस भी करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, संविधान में भाषा की बात करें तो संविधान में अनुच्छेद 343 के अनुसार साथियों जो संविधान में हमारी हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा या राष्ट्रभाषा का वर्णन किया गया है। तो साथियों आप सभी जानते हैं हिंदी भारत की एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 343 में किया गया है, यानी आर्टिकल 343 में, यानी 343 अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा, ऐसा बताया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में साथियों 22 भाषाएं शामिल हैं। कितनी भाषाएं शामिल हैं साथियों? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया। साथियों जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। बाद में संविधान संशोधन किए गए, जिसके बाद अब वर्तमान में कुल 22 भाषाएं संविधान के अंदर शामिल हैं। साथियों संविधान के अनुसार अंग्रेजी भाषा एक सहयोगी प्रशासनिक भाषा है। साथियों संविधान में बताया गया है कि जो अंग्रेजी भाषा है वह केवल एक सहयोगी प्रशासनिक भाषा है। और हिंदी साथियों, हिंदी हमारी राजभाषा है। ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 343 में। साथियों अब शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। क्या साथियों? जो भारत में है शास्त्रीय भाषाएं हैं उनमें से 6 भाषाओं को केवल शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। वे कौन कौन सी हैं साथियों? पहली है तमिल भाषा, दूसरी है संस्कृत भाषा, तीसरी है कन्नड़, चौथी है तेलुगु, पांचवी है मलयालम और छठवीं है उड़िया, यानी उड़िया भाषा सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा हो गई। जबकि सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन सी है साथियों? तमिल भाषा सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो वह है तमिल भाषा। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो वह है उड़िया भाषा। और हमारे भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। साथियों आरटीई 2009 और शिक्षा नीति 2020 के अनुसार या ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है और आरटीई एक्ट यानी शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसके अनुसार कक्षा 5 तक अनिवार्य तथा संभव हो तो कक्षा 8 तक मातृभाषा में शिक्षा देने की अनुशंसा की गई है। क्या साथियों? यदि संभव हो सके तो कक्षा 8 तक, नहीं तो कक्षा 5 तक हर हाल में बालक को मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान की जाए। अब साथियों बात करते हैं भाषा अर्जन की। भाषा अर्जन की प्रक्रिया में बच्चा अपने आसपास के वातावरण में रह के दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। साथियों भाषा अर्जन की प्रक्रिया में जो बालक है वह अपने आसपास के वातावरण में रहकर दूसरों के भाषा का अनुकरण करता है और भाषा को सीखता है। भाषा सीखने की यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाषा अर्जन कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया साथियों? अपने आसपास के वातावरण से दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखने की प्रक्रिया भाषा अर्जन कहलाती है। यही भाषा बालक की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा कहलाती है। साथियों जिस भाषा का अर्जन बालक वातावरण से दूसरों का अनुकरण करके करता है वही भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा कहलाती है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। साथियों जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया होती है वह कैसी होती है? सहज और स्वाभाविक होती है। इस पॉइंट से कई बार क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है कि बताइए भाषा अर्जन की प्रक्रिया ... और ... होती है, यानी ऑप्शन में आपको देगा प्रक्रिया सहज एवं स्वाभाविक होती है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। साथियों जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया है इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती।
भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार और आस पड़ोस का होता है। आप सभी जानते हैं, मैंने पीछे बताया भी कि भाषा अर्जन बालक वातावरण में अपने आसपास के लोगों का अनुकरण करके करता है भाषा का अर्जन। तो जाहिर सी बात है इसमें परिवार और आस पड़ोस अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। साथियों, जो वाइगोत्स्की महोदय थे आप सभी जानते हैं, इन्होंने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने बताया कि बच्चों की जो भाषा है वह समाज के साथ संपर्क का ही एक परिणाम है। और पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक विकास की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। जबकि जो पियाजे महोदय हैं उन्होंने क्या कहा कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक विकास के साथ की भांति, यानी आप सभी जानते हैं पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, तो इन्होंने अपने अनुसार बताया है कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक विकासों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। इन्होंने भी वातावरण यानी परिवेश की बात कही है। अब नॉम चॉम्स्की की बात करें, इनका पूरा नाम है नॉम चॉम्स्की। चॉम्स्की के अनुसार साथियों, भाषा अर्जन की क्षमता बालक में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को समझने व पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। इन्होंने क्या बताया कि भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वह बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को समझने और पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। और इन्होंने साथियों सार्वभौमिक व्याकरण का भी सिद्धांत दिया है, या यूं कहें कि सार्वभौमिक व्याकरण के बारे में भी नॉम चॉम्स्की महोदय ने ही बताया है। अब बात करते हैं साथियों भाषा अधिगम। साथियों, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैसे, आइए जानते हैं भाषा अधिगम के बारे में। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। जो साथियों भाषा अर्जन होता है वह परिवार में और आस पड़ोस के वातावरण में होता है, यानी लोगों के अनुकरण से होता है। जबकि जो भाषा अर्जन अधिगम होता है वह विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अर्जन परिवार में होता है और आस पड़ोस में होता है, जबकि भाषा का अधिगम विद्यालय में होता है। जो साथियों भाषा अधिगम होता है यह द्वितीय भाषा के रूप में होता है। किस भाषा के रूप में साथियों? द्वितीय भाषा के रूप में। इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं। क्या साथियों? इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं। एक तरह से यूं कहें कि इसमें व्याकरण भी सिखाई जाती है, क्योंकि जो व्याकरण होती है वह नियमबद्ध होती है और नियम सीखने का सीधा सा मतलब है व्याकरण को सीखना। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के रूप में होता है। क्या साथियों? जो भाषा अधिगम होता है वह औपचारिक शिक्षा के रूप में होता है, जबकि जो भाषा अर्जन होता है वह अनौपचारिक शिक्षा के रूप में होता है। भाषा अधिगम में शिक्षक विद्यालय पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ शिक्षण पद्धतियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। जो साथियों भाषा अधिगम में शिक्षक विद्यालय पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ शिक्षण पद्धतियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसमें साथियों? भाषा अधिगम में। जबकि भाषा अर्जन में इन चीजों का कोई महत्व नहीं होता। बालक अपने वातावरण से अपने माता पिता की भाषा का, अपने आस पड़ोस के लोगों की भाषा का अनुकरण करके भाषा अर्जन के अंतर्गत बालक उसमें सीखता है। जबकि अधिगम के अंतर्गत शिक्षक द्वारा विद्यालय में पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से और शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से भाषा का अधिगम करता है। इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। साथियों, जो भाषा अधिगम होता है इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या है, आइए जानते हैं। विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने में सहायता प्रदान करती है। आप सभी जानते हैं व्याकरण एक शुद्ध रूप होता है, नियमबद्ध एवं शुद्ध रूप होता है। तो व्याकरण की सहायता से बालकों को यानी विद्यार्थियों को अपनी भाषा की अशुद्धियों को समझने में सहायता प्रदान होती है। विद्यार्थियों में शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करने में सहायक है। जो साथियों व्याकरण है वह विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण यानी किसी वर्ण का या किसी शब्द का उच्चारण किस प्रकार से सही है यह उच्चारण करने में सहायता प्रदान करती है। व्याकरण की जो शिक्षा है छात्रों को वाक्य रचना के नियमों के प्रयोग में सहायक है। क्या साथियों? व्याकरण जो है वह छात्रों को वाक्य रचना यानी वाक्यों की जो रचना करते हैं छात्र, उसमें जो नियम लगते हैं उनके प्रयोग में सहायता प्रदान करती है व्याकरण। विराम चिन्हों का सही प्रयोग करने के ज्ञान विराम चिन्हों के सही प्रयोग के ज्ञान कराने में सहायक है। साथियों, जो विराम चिन्ह होते हैं आप सभी जानते हैं, जैसे ये फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, कामा हो गया, अर्ध विराम हो गया, पूर्ण विराम हो गया, इन सभी के प्रयोग में व्याकरण जो है भाषा में इन सभी के प्रयोग में व्याकरण अहम भूमिका निभाती है। यानी व्याकरण मार्गदर्शन करती है कि कहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा, कहाँ पर अल्प विराम लगेगा और कहाँ
कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। इन सभी की जानकारी हमको व्याकरण से ही होती है। अधिगम में व्याकरण की सहायता से बच्चों के चारों भाषा कौशलों का विकास होता है। क्या साथियों? अधिगम में व्याकरण की ही सहायता से बच्चों के चारों भाषा कौशलों का विकास होता है। चारों भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं आगे हम इस वीडियो में जानने वाले हैं साथियों। भाषा में अच्छी पकड़ या दक्षता प्राप्त करने में व्याकरण मुख्य भूमिका निभाती है। साथियों, कोई भी भाषा होती है उसमें अच्छी पकड़ या उसमें दक्षता हासिल करना हो अगर, तो उसके लिए व्याकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में कार्य करती है। लेखन कौशल के विकास में भी सहायता करती है। क्या साथियों? जो व्याकरण है वह लेखन कौशल के विकास में भी सहायता करती है। व्याकरण से ही हम सही तरीके से लिखना सीख सकते हैं कि कहाँ पर हमको पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ पर कौन सा शब्द के बीच में स्पेस करनी है। ये सारी चीजें हमें व्याकरण के माध्यम से ही पता चलती हैं। व्याकरण से छात्रों में विभिन्न नए नए शब्दों की समझ विकसित की हो जाती है। क्या साथियों? व्याकरण के माध्यम से छात्रों में नए नए यानी नए नए शब्दों का जो शब्द है वो बालक विकसित कर लेता है। किसकी सहायता से? व्याकरण की सहायता से। व्याकरण छात्रों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, उपसर्ग तथा तत्सम तद्भव शब्दों आदि का बोध करवाती है। आप सभी जानते हैं, आप सभी ने ग्रामर पढ़ी होगी, व्याकरण पढ़ा होगा, तो आप उसमें क्या पढ़ते हैं? संज्ञा पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं, विशेषण पढ़ते हैं, क्रिया पढ़ते हैं, प्रत्यय पढ़ते हैं, उपसर्ग पढ़ते हैं, तत्सम तद्भव आदि सभी प्रकार के शब्द पढ़ते हैं तथा उनके प्रयोग के कौशल का विकास करने में भी सहायक है। आप सभी जानते हैं, व्याकरण आपने पढ़ी है, आपने व्याकरण के माध्यम से ही सीखा है कि हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, उपसर्ग आदि का प्रयोग किस प्रकार से कहाँ पर करें। इस कौशल का भी विकास हमें व्याकरण से ही होता है हमारा। व्याकरण छात्रों में शुद्ध अर्थ निकालने के कौशल का भी विकास करती है। साथियों, कोई भी शब्द होता है उसका शुद्ध अर्थ निकालने के लिए हमें व्याकरण ही सहायता करती है। अब बात करते हैं साथियों भाषा के कार्य के। आखिर भाषा के कार्य क्या क्या हैं? सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक। साथियों, भाषा जो है वो सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक है। कैसे साथियों? भाषा के माध्यम से ही हम लोगों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी संप्रेषण की प्रक्रिया करते हैं। यदि भाषा ही नहीं होगी तो हम लोगों के साथ एक संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे, मतलब आदान प्रदान विचारों का नहीं कर पाएंगे, उनसे बात ही नहीं कर पाएंगे, तो हमारा संबंध ही स्थापित उनसे कैसे होगा। इसलिए भाषा सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक होती है। अभिव्यक्ति का साधन है। साथियों, भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं अपने विचारों को, और दूसरे के विचारों को ग्रहण भी करते हैं। यानी अभिव्यक्ति का साधन है, साथ में विचारों को ग्रहण करने का भी एक साधन है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों को व्यक्त करता है। सोचने, समझने और विचार मंथन में सहायक है। साथियों, भाषा जो है वह सोचने और समझने और विचार मंथन में भी सहायक है। ज्ञान की प्राप्ति में भी सहायक है, शिक्षा प्राप्ति में भी सहायक है। कैसे साथियों? बिना भाषा के आप शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सकते। भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। क्या साथियों? ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो भाषा है वह मानव सभ्यता एवं संस्कृति की एक पहचान है। यानी आप अगला देखते हैं साथियों, क्या है भाषा विकास में बोलने की भूमिका क्या है। साथियों, बोलकर हम अपनी भावनाओं तथा विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। बोलने से ही बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है। क्या साथियों? बार बार बच्चा किसी चीज को बोलता है, उच्चारण करता है, तो उसका उच्चारण जो है वो शुद्ध होता चला जाता है। शुरुआत में बच्चा सही उच्चारण नहीं कर पाता, परंतु बार बार किसी चीज को बोलता है तो वह शुद्ध उच्चारण करना सीख जाता है। बोलकर ही बच्चा कुशल भाषा प्रवाह सीख सकता है। भाषा प्रवाह क्या होता है साथियों? किसी भी चीज को पढ़ना, एक प्रवाह के साथ पढ़ना, वही कहलाता है भाषा का प्रवाह। और वह बोलने के माध्यम से ही भाषा का कुशल प्रवाह सीख पाता है। बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। मैंने पीछे भी समझाया आपको कि बातचीत के माध्यम से, यानी बोलकर किसी से अपने विचारों को व्यक्त करके, उसके विचारों को ग्रहण करके ही हम सामाजिक संबंधों का निर्माण कर सकते हैं। कक्षा कक्ष में बहुभाषिता एक संसाधन। क्या साथियों? जो कक्षा कक्ष में बहुभाषिता को एक संसाधन के रूप में आप कैसे देखेंगे? बहुभाषिता कक्षा में विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करती है। साथियों, जो बहुभाषी कक्षा होती है जिसमें अलग अलग भाषाओं के, एक तरह से कह सकते हैं अलग अलग पृष्ठभूमि के बालक होते हैं, जिनकी मातृभाषाएं अलग अलग होती हैं,
उससे विद्यार्थियों में शब्द भंडार में वृद्धि होती है। बालक अपने मित्र की भाषा के कुछ शब्द सीखेगा जिससे उसके शब्द भंडार में वृद्धि होगी। बच्चों को अपने विचारों को अपनी मातृभाषा में सहज रूप से व्यक्त करने के अवसर मिलते हैं। साथियों, यदि हमारी कक्षा कक्ष बहुभाषी होगा तो अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बालक, उनकी अलग अलग मातृभाषाएं भी होंगी, वह अपनी मातृभाषा से अपने विचारों को सहज रूप से व्यक्त कर पाएंगे। बहुभाषिता से बच्चों में रचनात्मकता का विकास होता है। बिल्कुल होगा साथियों, रचनात्मकता का विकास कैसे? यदि साथियों एक बालक की भाषा कुछ मातृभाषा कुछ अलग है, दूसरे की कुछ अलग है, तो दोनों के बीच आपस में चर्चा होगी जिससे बालक में रचनात्मक विकास होगा। बालक उसकी भाषा को कुछ सीखेगा और रचना करेगा। इसी तरह एक दूसरे की भाषाओं को बालक सीखेंगे और रचनात्मक विकास उनका होता रहेगा। कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करके सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी किया जा सकता है। क्या साथियों? कक्षा में विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करके आप अपनी संस्कृति का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। इससे छात्र अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ साथ दूसरों की भाषाओं एवं संस्कृतियों का भी सम्मान करना सीखते हैं। यदि साथियों बहुभाषी कक्षा होगी, अलग अलग भाषा एवं पृष्ठभूमि के बालक होंगे, तो छात्रों के अंदर अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान बढ़ेगा और वह दूसरों की भी भाषाओं एवं संस्कृतियों का सम्मान करना सीख जाएंगे। बहुभाषिक क्षमता संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक समझ व विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को भी बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है साथियों? संज्ञानात्मक वृद्धि को बढ़ाती है, सामाजिक समझ एवं विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों को भी बढ़ाती है। अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमियों से होने के कारण बच्चों के शब्दों व उनके उच्चारण में भिन्नता पाई जाती है। क्या साथियों? अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि के यदि बच्चे होंगे तो उनके शब्दों व उनके उच्चारण में भिन्नता जाहिर सी बात होगी ही। इसलिए भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। इस पॉइंट से भी बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट हमेशा पूछता है, इस बार भी पूछेगा कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर आप बच्चों को वंचित नहीं कर सकते। इस बात के प्रमाण भी मिले हैं कि द्विभाषी बच्चों की विचार करने की जो क्षमता होगी वह अन्य बच्चों की तुलना में अच्छी होती है। क्या साथियों? जो बालक होंगे जिनको दो भाषाएं आती होंगी, उनमें विचार मंथन करने की जो क्षमता है वह अन्य बच्चों की तुलना में काफी अच्छी होगी। अब साथियों बात करते हैं भाषा कौशल की। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में ही जन्म लेता है और समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध संप्रेषण के माध्यम से स्थापित करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह संप्रेषण के माध्यम से ही समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करता है। संप्रेषण की प्रक्रिया में वह अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है। आपने संप्रेषण पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि संप्रेषण की प्रक्रिया में भावों एवं विचारों का आदान प्रदान होता है। भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए वह बोलने या लिखने का सहारा लेता है। क्या साथियों? अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जो मनुष्य है वह बोलने एवं लिखने का सहारा लेता है और दूसरे के विचारों को सुनकर पढ़कर ग्रहण करता है। इस आधार पर यानी इस प्रकार से भाषा के दो अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं और दो ग्रहणात्मक कौशल हैं। साथियों कभी भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन से भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं और कौन से ग्रहणात्मक कौशल हैं। मैं ये क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो साथियों इसमें अभिव्यक्तात्मक कौशल जो है वह बोलना और लिखना होते हैं, जबकि ग्रहणात्मक कौशल सुनना और पढ़ना होते हैं। अभिव्यक्तात्मक कौशल का मतलब है साथियों अभिव्यक्त करना, यानी अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, तो आप बोलकर या लिख कर करते हैं। जबकि ग्रहणात्मक कौशल यानी चीजों को ग्रहण करना, तो आप दूसरे के विचारों को सुनकर और पढ़कर ग्रहण करते हैं। अर्थात भाषा के साथियों कुल कितने कौशल हो गए? 4 कौशल हो गए। कौन कौन से? बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना। ये साथियों आगे के जो पॉइंट है इन सभी पॉइंट से क्वेश्चन सीटेट में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को
भाषा कौशल कहा जाता है। क्या साथियों, ये बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना, इन चारों को प्रयोग करने की जो क्षमता है उसको क्या कहते हैं, भाषा कौशल कहा जाता है। इन कौशलों का विकास करना और इनमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। साथियों, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, कौशलों का विकास करना। कौन से कौशल, चार कौशल भाषा के, कौन कौन से, बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना, इन चारों पर दक्षता हासिल करना शिक्षण का, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। क्या साथियों, जो चारों कौशल होते हैं ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, अलग अलग नहीं होते। प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर करता है। साथियों, क्या, प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर करता है। भाषा के चारों कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते, बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं। इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बने हुए हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ऐसे करके क्वेश्चन दे देता है। तो वहां पर क्या लिखा होता है साथियों, भाषा के चारों कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते बल्कि एक साथ सीखे जाते हैं। यह ऑप्शन सही हो जाएगा उस क्वेश्चन में। जैसे सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखा जाता है, पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीखा जाता है, यानी ये एक साथ सीखे जाते हैं। भाषा शिक्षण में साथियों मूल्यांकन की अब बात कर लेते हैं। सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धि के स्तर को जांचना मूल्यांकन कहलाता है। साथियों, जो अधिगम की प्रक्रिया होती है, यानी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होती है, उसमें एक निश्चित अवधि के बाद, यानी एक निश्चित वक्त के बाद कह सकते हैं, एक समय के बाद, यानी आप मान लीजिए एक क्लास में कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, उस पाठ को खत्म होने के बाद या उस पाठ के मध्य मतलब आधा खत्म होने के बाद आप उनके उपलब्धि स्तर को जांचना, यानी उस बच्चे को वह पाठ कितना समझ में आया, यह कहलाता है मूल्यांकन। मूल्यांकन पठन पाठन की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। साथियों, यदि पूछे आपसे कि बताइए मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो यह एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भाषा शिक्षण में आकलन की बात कर लें। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता तथा अधिगम को मापना है। साथियों, जो आकलन है और मूल्यांकन है, दोनों का उद्देश्य केवल इतना सा है कि बच्चों की क्षमता तथा अधिगम को मापना, यानी उन्होंने कितना अधिगम किया, कितना चीजें सीख ली, इस चीज को मापना और इसका पता लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आकलन की प्रक्रिया का प्रयोग मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। जो साथियों आकलन की प्रक्रिया है, इसका प्रयोग केवल मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। साथियों, जो आकलन है वह मूल्यांकन के दौरान ही होने वाली प्रक्रिया है। जब तक आप किसी चीज का आकलन नहीं करेंगे तब तक आप उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो आकलन की प्रक्रिया का प्रयोग मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। आकलन जो है साथियों एक संक्षिप्त प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया, एक संक्षिप्त प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। आकलन के बाद ही मूल्यांकन करना संभव है। क्या साथियों, आकलन के बाद ही आप मूल्यांकन कर सकते हैं। अब बात करते हैं मूल्यांकन के उद्देश्यों की। बच्चों के व्यवहार में आए परिवर्तन की जांच करना, यह मूल्यांकन का उद्देश्य है। बच्चों की योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि का पता लगाना, बच्चों के अनुसार शिक्षण विधि को अपनाना। साथियों, मूल्यांकन से आप पता कर लेंगे कि बच्चों को किस प्रकार की शिक्षण विधि से अत्यधिक समझ में आता है, आप उसी प्रकार शिक्षण विधि का प्रयोग करने लगेंगे। इससे पढ़ने और पढ़ाने, क्या साथियों, पढ़ने और पढ़ाने दोनों का मापन किया जा सकता है। क्या साथियों, इससे आप बालक कैसा पढ़ रहा है इसका भी मापन हो सकता है मूल्यांकन के माध्यम से, और आप कैसा पढ़ा रहे हैं इसका भी मापन किया जा सकता है। विद्यार्थियों के भाषाई कौशलों की, क्या साथियों, विद्यार्थियों के भाषाई कौशलों में आई प्रगति का आकलन करना। और इसका क्या उद्देश्य होता है मूल्यांकन का, कि विद्यार्थियों के जो भाषाई कौशल हैं उनमें कितनी प्रगति हुई है, कितना उन्होंने उसको सीखा है, कितना उसमें विकास हुआ है, इस चीज का आकलन करना। और बालकों के चहुमुखी विकास का भी आकलन करना।
और उसे निरंतर गति प्रदान करना। बालकों के चहुमुखी विकास का आकलन करना और उसे गति प्रदान करना, यह भी एक मुख्य उद्देश्य है। और उपचारणात्मक शिक्षण प्रदान करना। साथियों, जब आप आकलन करेंगे आप देखेंगे उसमें कितनी कमियां हैं बालक में, क्या कठिनाई महसूस हो रही है बालक में, तो उसके उपचार के लिए आप उपचारणात्मक शिक्षण का प्रयोग करेंगे, यानी उसका उपचार करेंगे। जब तक आप मर्ज का पता नहीं करेंगे तब तक आप उसका इलाज नहीं कर सकते। तो आकलन के माध्यम से आप बच्चे की कठिनाई, सीखने में कहाँ पर कठिनाई हो रही है बच्चे को, बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, इसके बारे में आप पता लगा सकते हैं, जिससे उसका उपचारणात्मक शिक्षण किया जा सके। मूल्यांकन का साथियों महत्व की बात करें, बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायक है, यानी बच्चा कहाँ पे कठिनाई महसूस कर रहा है, इस प्रकार की कमजोरियां जानने में सहायक है। बच्चों की प्रगति की जानकारी में भी सहायक है। मैंने पीछे भी बताया है आपको कि मूल्यांकन के माध्यम से बच्चों की प्रगति कितनी हुई इस बारे में भी पता लगाया जा सकता है। शैक्षिक मार्गदर्शन में भी सहायक है। बच्चों को अध्ययन की ओर अग्रसित करने में भी सहायक है। मूल्यांकन के साथियों प्रकार, मूल्यांकन साथियों मुख्यतः 3 प्रकार से किया जाता है। एक योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन और रचनात्मक मूल्यांकन। आइए तीनों को विस्तार से थोड़ा जान लेते हैं। बात करें रचनात्मक मूल्यांकन की, बच्चों को लगातार प्रतिपुष्टि, जिसे फीडबैक भी बोला जाता है, देने के लिए सहायक है। रचनात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच में से किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन से अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चों ने ज्ञान को कितना अर्जित किया। साथियों, क्या समझा आपने कि जो रचनात्मक जो मूल्यांकन होता है इसको किसी भी पाठ के बीच में किया जाता है, जिससे बच्चे कितना सीख पाए उस पाठ को, इसका भी कितना ज्ञान उसके बारे में अर्जित कर पाए, इसका पता लगाया जा सके। योगात्मक मूल्यांकन की बात करें, योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है, यानी जिसे बोलते हैं साथियों वार्षिक परीक्षा। अध्यापकों द्वारा पढ़ाने के बाद ये देखना कि बच्चों ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। साथियों, इसमें पाठ के बीच में नहीं, बल्कि यह या तो यूं कहें कि पाठ के अंत में होता है, या सीधा सीधा यूं कहें कि साल के अंत में होता है, यानी वार्षिक परीक्षा जिसको बोला जाता है। बात करें निदानात्मक मूल्यांकन की, बच्चों को अधिगम सीखने के दौरान होने वाली कठिनाइयों का, क्या साथियों, बच्चों को अधिगम यानी सीखने के दौरान जो बच्चों को होने वाली कठिनाई है उनके कारण का पता लगाना और निदानात्मक मूल्यांकन करना, यानी उनका मूल्यांकन करना और उनका निदान करना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। साथियों, जब बच्चा सीख रहा होता है उस दौरान बच्चे को सीखने में क्या कठिनाई आ रही है, उनके कठिनाइयों का कारण क्या है, उनका पता लगाना और उनका निदान करना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। अब बात करें समग्र एवं सतत मूल्यांकन की, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। CCE इसको बोला जाता है, समग्र एवं सतत मूल्यांकन को। CCE में सतत का अर्थ है कि बच्चों में सीखने में कहाँ कहाँ कमी रह गई है और बच्चा सीखने में कहाँ कठिनाई महसूस कर रहा है, उसका पता लगाना, इसके आधार पर सीखने में सुधार की कहाँ आवश्यकता है, उसके लिए उचित समय पर आवश्यक कदम उठाना। क्या साथियों, जो इसमें सतत का अर्थ है वह है कि सीखने में कहाँ पर बच्चे में कमी रह गई है, बच्चे ने सीखने में कहाँ कहाँ कमी की है और कहाँ कहाँ उसे कठिनाई महसूस हुई है, इन सभी चीज़ों का पता लगाना और उसका निदान करने के लिए सही कदम उठाना समग्र सतत कहलाता है। अब बात करते हैं किसकी साथियों, समग्र की। CCE के दूसरे घटक समग्र मूल्यांकन का अर्थ है बच्चे के सर्वांगीण प्रगति के बारे में पता लगाना। क्या साथियों, सतत का अर्थ है कि बच्चे के सीखने में कहाँ कमी रह गई, बच्चा क्या कठिनाई महसूस कर रहा है, उसके बारे में पता लगाना और उसका निदान करना, जबकि समग्र का अर्थ है बच्चे के सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करना। बच्चों के लिए RTE यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार CCE को प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक लागू किया जाए, ऐसा किसमें, RTE 2009 में कहा गया है। अब बात करते हैं साथियों उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। छात्रों को अधिगम में होने वाली कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त करना और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। सीधा सा साथियों इसका अर्थ है
कि छात्रों को अधिगम के दौरान क्या कठिनाई हो रही है, उनकी जानकारी प्राप्त करना और उनका उपचार करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण का महत्व क्या है साथियों? बच्चों के सीखने के दौरान आने वाली कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न करने में सहायक है। यह बच्चों की व्यक्तिगत, माफ करिएगा, बालकों की व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का निराकरण हो सकता है इसके माध्यम से। उपचारात्मक शिक्षण से बच्चों में आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उपचारात्मक शिक्षण से साथियों बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों में सुधार के साथ साथ भविष्य में होने वाली त्रुटियों से बचाव भी किया जाता है। शिक्षक रोचक, उद्देश्यपूर्ण व प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। साथियों क्या होता है उपचारात्मक शिक्षण से? शिक्षण को रोचक बनाया जा सकता है, उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सकता है और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इससे त्रुटियों में बच्चे के सुधार किया जा सकता है ताकि भविष्य में उससे त्रुटियां ना हो या कम हो। अब बात करते हैं साथियों पोर्टफोलियो की। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है। क्या होता है साथियों? एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह होता है। पोर्टफोलियो में क्या होता है साथियों? एक बच्चे द्वारा किए गए कार्यों का एक संग्रह होता है। इसमें बच्चों की उपलब्धियों, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है। इसमें क्या क्या रखा जाता है इस फाइल में यानी पोर्टफोलियो में? ध्यान दीजिएगा साथियों, ऑप्शन में यदि फाइल और पोर्टफोलियो दोनों आए तो आपको पोर्टफोलियो आंसर मारना है, फाइल आप आंसर नहीं करेंगे। इसमें बच्चे की उपलब्धियों, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है। पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, जैसे व्यक्तिगत जानकारी उसकी, पारिवारिक जानकारी उसकी, शैक्षणिक जानकारी, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जानकारी यानी उसका सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश क्या है इसके बारे में भी पोर्टफोलियो के माध्यम से जानकारी मिलती है। बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का ये उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। बच्चों का पोर्टफोलियो क्यों बनाया जाता है साथियों? ताकि उनके मूल्यांकन में आसानी हो सके। यह साथियों आज का पहला क्वेश्चन। आरंभिक वर्षों के दौरान, क्या साथियों? आरंभिक वर्षों के दौरान बच्चे दीवारों, फर्श, कागज आदि पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। यह क्या है साथियों? आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो दीवारों पर, फर्श पर, कागज पर कहीं भी देखेंगे तो आप आड़ी तिरछी ऐसे करके रेखाएं खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे। ये क्या कहलाती हैं? इनको आप क्या कहेंगे? यह पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो ये आरंभिक साक्षरता का भाग है। अधिगम के लिए इसके कोई मायने नहीं है। या यह गणित का सीखना है या भाषा का अधिगम है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। इस साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी यह आरंभिक साक्षरता का एक भाग है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा 1 की भाषा की, साथियों क्लास 1 की भाषा की पाठ्य पुस्तक में पहले पृष्ठ पर मेले के दृश्य का चित्र छपा हुआ है। क्या साथियों? जो कक्षा 1 की भाषा की पाठ्य पुस्तक है उसमें पहले पृष्ठ पर मेले का एक चित्र छपा हुआ है जिसमें कोई शब्द या वाक्य नहीं लिखा हुआ। शिक्षार्थियों के लिए इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? चित्रों को देखने में मजा आता है, चित्र को समझना तथा विश्लेषण करना, उन्हें ऐसे चित्र बनाने के अवसर प्रदान करना, पुस्तक पठन में उनके धैर्य में वृद्धि करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों एक कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक है भाषा की जिसमें पहले पृष्ठ पर चित्र या दृश्य छपे हुए हैं। इनका उसमें कोई वाक्य भी नहीं लिखा हो, कोई शब्द भी नहीं लिखा हो। इनका मायने क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, ऐसा छापने का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो इसका सही उद्देश्य क्या हो सकता है? चित्र को समझना तथा उनका विश्लेषण करना, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा माफ करिएगा भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का क्या उद्देश्य है? क्या पूछा साथियों? भाषा के जब अधिगम होता है उसमें युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? शिक्षार्थियों को नैतिक शिक्षण देना, शिक्षकों को कहानी याद करने में समर्थ बनाना, शिक्षार्थियों को कहानी के पठन के लिए समर्थ बनाना, शिक्षार्थियों को भाषा सीखने के मौके प्रदान करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा?
भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में यदि कहानी सुनाने का उद्देश्य है, क्या हो सकता है? तो साथियों इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? शिक्षार्थियों को भाषा सीखने के मौके देना, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के आकलन का सबसे प्रभावशाली उपकरण है? इसमें पूछा है साथियों, क्या पूछा है? भाषा सीखने के आकलन का सबसे प्रभावशाली उपकरण। लिखित परीक्षा, श्रुतलेख, दत्त कार्य या अवलोकन? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। सीखने के आकलन का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या हो सकता है साथियों? अवलोकन, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, विद्यार्थी का आकलन करते समय शिक्षक बच्चे की प्रगति की तुलना किससे करनी चाहिए? क्या साथियों, जब विद्यार्थी का आप आकलन करते हैं तो उस समय शिक्षक को बच्चे की प्रगति की तुलना किससे करनी चाहिए? यहाँ पे साथियों शिक्षक को लिखा हुआ है, जो मिस टाइपिंग हो गया है। शिक्षक को बच्चे की प्रगति की तुलना किससे करनी चाहिए? कक्षा में अन्य बच्चों के साथ, तीव्र गति से सीखने वाले बच्चों के साथ, या धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के साथ, या अधिगम के उसके पिछले स्तर के साथ? बताइए साथियों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जब विद्यार्थी का आप सीखने का आकलन करते हैं तो उस समय आप बच्चे की प्रगति जो हो रही है बच्चे की, उसकी तुलना किससे कर देंगे? क्या कक्षा में अन्य बच्चों के साथ करेंगे, उसे नीचा दिखाएंगे अन्य बच्चों के साथ तुलना करके, या फिर जो तीव्र गति से सीखते हैं उसके साथ आप तुलना करेंगे, या जो धीमी गति से बच्चे सीखते हैं उनके साथ तुलना करेंगे, या फिर अधिगम के उसके पिछले स्तर के साथ तुलना करेंगे? तो साथियों आप उसके अधिगम के पिछले स्तर के साथ तुलना करेंगे। आप उससे क्या कहेंगे कि बेटा तुमने जो सीखा है, जो अब सीख रहे हो, जो तुम्हें पहले पुराने टाइम में जो चीजें नहीं आती थी, यानी पिछले स्तर पे जो तुम्हें नहीं आता था वो तुम्हें आने लगा, यानी तुम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो। इससे क्या होगा साथियों? बच्चे का मनोबल बढ़ेगा, वह उत्साहित होगा चीजों को सीखने के लिए। अगला क्वेश्चन साथियों, भाषा के साथ संलग्नता का क्या अर्थ है? शिक्षक शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते हैं, शिक्षार्थी उद्देश्यों के लिए भाषा में कार्य करते हैं, शिक्षार्थी तथा शिक्षक मिलकर व्याकरण के नियमों पर कार्य करते हैं, शिक्षार्थी भाषा के स्वनिमिक, क्या साथियों, स्वनिमिक नियमों का इस्तेमाल करते हैं तथा सीखते हैं। साथियों यहाँ पे मिस टाइपिंग, यहाँ पे लिखा स्वनिर्मित नियमों का इस्तेमाल करते हैं तथा सीखते हैं। बताइए साथियों भाषा के साथ संलग्नता का क्या अर्थ हो सकता है? तो साथियों इसका अर्थ होगा शिक्षार्थी उद्देश्यों के लिए भाषा के साथ कार्य करते हैं, यानी ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होना चाहिए? साथियों किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होना चाहिए? व्याकरण अनुवाद पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति, गतिविधि आधारित अधिगम पर, या विभिन्न दर्शन यानी ग्रहणशील पद्धति पर? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न दर्शन या ही ग्रहणशील पद्धतियों पर शिक्षक को जागरूक होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपागम शिक्षार्थियों में संप्रेषणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है? संप्रेषण क्या होता है साथियों? बातों का या विचारों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण कहलाती है। तो संप्रेषणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है, इसमें से कौन सा उपागम है? संरचनात्मक उपागम, रचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, या कौशल आधारित उपागम? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संप्रेषणात्मक उपागम, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। अगला क्वेश्चन साथियों, भाषा कक्षा में काव्य डॉट डॉट वैसे ही पढ़ाना चाहिए जैसे गद्य पढ़ाया जाता है, कवि का विस्तार से परिचय देने के बाद पढ़ाना चाहिए, समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए पढ़ाना चाहिए, कवि और कविता के बारे में अधिक है? क्या साथियों, कवि और कविता के बारे में अधिक है भाषा कक्षा में काव्य क्या है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए भाषा कक्षा में काव्य का पाठ कराना चाहिए, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा के उत्पादक कौशल साथियों, उत्पादक साथियों दो प्रकार के कौशल बताए गए हैं, एक ग्रहण कौशल, क्या साथियों, एक ग्रहण कौशल और एक उत्पादक कौशल। ग्रहण
कौशल और उत्पादक कौशल। तो साथियों ग्रहण कौशल कौन कौन से होते हैं और उत्पादक कौशल कौन कौन से होते हैं, बताइए आप इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों जो उत्पादक कौशल होते हैं वो वाचन और लेखन होता है, यानी अपने विचारों को बाहर निकालना या दूसरों के साथ अभिव्यक्त करना, लिखकर या बोलकर, वह उत्पादन कौशल होते हैं। जबकि पढ़ना और सुनना ये ग्रहण कौशल होते हैं। क्या साथियों, ग्रहण कौशल होते हैं, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण है? सस्वर पठन, कहानी सुनना, कहानी सुनाना, रेडियो प्रसारण या गीत गाना। क्या पूछा है? एक प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो का प्रसारण, यह एक प्रामाणिक श्रवण है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कहानियां बच्चों के भाषा विकास के पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं। केवल मौखिक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता को, केवल लिखित अभिव्यक्ति को, व्याकरण एवं मानक भाषा को। बताइए साथियों जो कहानियां हैं वो बच्चों के भाषा विकास के पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं। किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं, यह पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो साथियों किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं? उनकी कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं। भाषा विकास के पक्ष में जो प्रभावित करती हैं जो कहानियां होती, कैसे साथियों? जब बच्चे को आप कोई कहानी सिखाते हैं तो वह कल्पना करने लगता है, तरह तरह की चीजें, जिस चीज जैसी कहानी होती है वैसी चीजों में वो कल्पना करने लगता है। जैसे आपने महाराणा प्रताप जी की कहानी सुनाई तो बच्चा वैसे ही अपने आप को कल्पना करने लगा कि वैसे ही वो तलवार उठा रहा है। बच्चे होते हैं वो कल्पना करते हैं। आप भी जब बच्चे रहे होंगे तो याद करिए आपने भी इस चीज को महसूस किया होगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना प्राथमिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बच्चों की लेखन क्षमता में बाधक है, लेखन क्षमता का अवभूत नयन है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। जो चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना प्राथमिक स्तर पर किस लिए महत्वपूर्ण है, या इस बताइए क्या है, बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो क्या है साथियों? एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर। आपने देखा होगा यही कारण है कि आप प्राथमिक स्तर की जो किताबें होंगी उनमें आप ज्यादा से ज्यादा चित्रों को देखेंगे, क्योंकि बच्चे चित्रों से देखकर जल्दी सीखते हैं और अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम भी बना लेते हैं उसको, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बच्चों के भाषा विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? उस भाषा का अवसर मिलना, उस भाषा के प्रयोग एवं अभ्यास करना, त्रुटियों में सुधार करना, वयस्कों की नकल करना। क्या पूछा साथियों? बच्चों में भाषा विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? उस भाषा का अवसर मिलना यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, आगमनात्मक विधि प्रारंभ होती है भारी सामग्री से हल्की सामग्री की ओर, जटिल से विभिन्न की ओर, परिचित से अपरिचित की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। जो साथियों आगमनात्मक विधि है वह प्रारंभ किस प्रकार होती है? तो साथियों वह परिचित से अपरिचित की ओर होती है, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, सीखी जाती है, या सप्रयास होती है? सप्रयास मतलब साथियों प्रयास के द्वारा होती है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया है वह कैसी होती है? साथियों ये भाषा अर्जन एक चीज हो गया, एक भाषा अधिगम हो गया। क्या साथियों? भाषा अधिगम हो गया, अधिगम हो गया। जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया होती है साथियों ये जन्मजात होती है, जबकि जो भाषा अधिगम की प्रक्रिया होती है यह अर्जित की जाती है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण है? बातचीत, कहानी कहना, कविता पाठ या समाचार वाचन? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। जो साथियों मौखिक अभिव्यक्ति है, यानी अपने विचारों को जो आप दूसरों तक पहुंचाना है वो सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण है उसके लिए? उसके लिए साथियों सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बातचीत, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पाठ के संदर्भ में ही
सहज रूप से आए व्याकरणिक बिंदुओं को उसी संदर्भ में स्पष्ट करना डॉट डॉट कहलाता है। सूत्र प्रणाली कहलाती है, पाठ्य पुस्तक प्रणाली कहलाती है, पाठ्य में व्याकरण कहलाता है, या संदर्भ में व्याकरण कहलाता है। साथियों, आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो यदि आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? संदर्भ व्याकरण कहलाता है। क्या साथियों पूछा था? पाठ के संदर्भ में ही सहज रूप से आए व्याकरणिक बिंदुओं को उसी संदर्भ में स्पष्ट करना संदर्भ व्याकरण कहलाता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा की कक्षा में कहानियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है? क्या साथियों, ऐसा कौन सा तरीका है जो कहानियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है? नैतिकता के लिए कहानियों का प्रयोग, कुछ संरचनाएं समझाने के लिए कहानियों का प्रयोग, रणनीति के रूप में कहानी सुनाना, या संकल्पना के रूप में कहानी पढ़ाना। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? रणनीति के रूप में कहानी को सुनाना, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक क्षमता, साथियों यह मिस टाइपिंग है, क्षमता से संबंधित नहीं है? इस बात की समझ की मुद्रित सामग्री अर्थ देती है। इस बात की समझ कि मुद्रित सामग्री जो है वह अर्थ देती है। आरंभिक स्वनिमिक जागरूकता, आधारभूत वर्णों का ज्ञान, या टिप्पणी लिखना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। कौन से प्रारंभिक क्षमता से संबंधित नहीं है, यह पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो साथियों कौन से नहीं है? टिप्पणी लिखना यह प्रारंभिक क्षमता से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार को दर्शाता है कि उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। साथियों, सार्थक है एक विद्यार्थी, वह पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों या शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यानी पुनरावृत्ति का मतलब क्या हुआ? एक से अधिक बार उस चीज को पढ़ता है। तो यह क्या है साथियों? वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डॉट डॉट के आधार पर यह जानकारी दी। क्या साथियों, रीमा है वो रीमा एक मैम है मान लीजिए, उन्होंने अपनी तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा है रितिका, उसकी भाषा क्षमता, उसके भाषा निष्पादन से संबंधित क्रमिक प्रगति, यानी क्रम से जो उसके अंदर प्रगति हो रही है, जो वह सीख रही है, उसके बारे में अभिभावकों को बताया। तो किस आधार पर बताया? अवलोकन के आधार पर बताया, पोर्टफोलियो के आधार पर बताया, या जांच सूची के या लिखित परीक्षा के आधार पर बताया? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो के आधार पर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, या टेलीविजन? साथियों, प्राथमिक स्तर पर भाषा को सीखने में भाषा संबंधित कौन सा साधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो साथियों कौन सा महत्वपूर्ण है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल साहित्य, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? साथियों, भाषा शिक्षण के लिए विद्यालय में कौन सा कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है? बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा 1 के बच्चे अपने डॉट डॉट एवं डॉट डॉट से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो साथियों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार एवं परिवेश के प्राप्त बोलचाल की भाषा एवं अनुभवों को साथ लेकर ही विद्यालय आते हैं। आप सभी जानते हैं भाषा सीखने की जो प्राथमिक संस्था होती है या सामाजिक विकास की जो प्राथमिक संस्था होती है वह परिवार होता है, परिवार
होता है, घर और परिवार होता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डॉट डॉट पर बल देता है। साथियों जो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो किस पर बल देता है? अनुकरण पर, रचनात्मकता पर, भाषा प्रयोग पर या अभिव्यक्ति पर? तो साथियों वह किस पर बल देता है? अनुकरण पर बल देता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? क्या साथियों लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? आजकल आम का दाम कितना है? इसमें क्या पूछा गया साथियों? बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन कौन सा प्रश्न इसमें से करेगा? तो साथियों कौन सा प्रश्न करेगा? यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों इतने दाम लोगे, ये चीज बच्चे की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हों, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हों। साथियों जो पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो क्या हों, बताइए साथियों। जो क्या हो साथियों? बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने के अवसर प्रदान करें, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? साथियों यहां पर नहीं पूछा है। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही बात है। त्रुटियां अस्थायी हैं, बिल्कुल सही बात है। त्रुटियां बच्चा बार बार नहीं करता रहेगा, यानी त्रुटियां अस्थायी हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। यदि साथियों त्रुटियां अस्थायी हैं तो स्थायी तो हो ही नहीं सकती, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। सी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? सीखने को विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना या कापियां भरवाना? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों भाषा सीखने और सिखाने के संबंध में जो गृह कार्य है उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? उसका उद्देश्य हो सकता है सीखने को थोड़ा विस्तार देना, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालयी कार्यों के लिए ही किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों लिखित भाषा है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो साथियों इसका प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर होगी? साथियों आपको अपने विद्यार्थियों की भाषा संबंधी जो क्रमिक विकास हो रहा है उनका, उसका आकलन आप करना चाहते हैं तो आप किस आधार पर करेंगे? आपकी निर्भरता किस पर होगी? पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, मौखिक कार्य करवाने पर, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर या कक्षा कार्य के अवलोकन पर? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है? क्या साथियों एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या कहेंगे आप? एक से अधिक भाषाओं का कोई बच्चा प्रयोग कर रहा है तो उसको आप किस रूप में देखेंगे? तो उसको आप देखेंगे संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पाठ्य पुस्तक की भाषा डॉट डॉट बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, आधिकारिक कठिन शब्दों के से युक्त होनी चाहिए? बताइए जो साथियों पाठ्य पुस्तक की भाषा है वो किस प्रकार की होनी चाहिए? तो साथियों वह पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है वह घर की भाषा या समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, ताकि बच्चा उन चीजों को बेहतर तरीके से समझ सके और अपना विकास कर सके भाषा संबंधी, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है? बाल साहित्य का विविध उपयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें,
उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। क्या पूछा है साथियों? हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन कौन सा हो सकता है? तो साथियों कौन सा हो सकता है? बाल साहित्य का विविध उपयोग, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भूमिका निर्वाह मतलब रोल प्ले साथियों। जैसे मान लीजिए आप कोई ड्रामा कर रहे हैं, चोर पुलिस का ड्रामा कर रहे हैं, तो उसमें पुलिस कौन बन रहा है, इसका रोल प्ले कौन कर रहा है, वही होता है रोल प्ले या भूमिका निर्वाह। बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, बच्चों को अनुशासित रखना। बताइए साथियों, जो भूमिका निर्वाह है इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो साथियों इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के बच्चों को अवसर प्रदान करना, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है या बिल्कुल भी नहीं होती? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पीछे आया था जो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों में जन्मजात होती है भाषा सीखने की क्षमता या भाषा अर्जन की क्षमता, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पत्रिका, पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्र या बाल साहित्य? साथियों जो प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल है 1 से 5 तक, उसमें भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो साथियों सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बाल साहित्य, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? भाषा का विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं या भाषा की विभिन्न रंगतें? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह भाषा की विभिन्न रंगतें, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर? जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है साथियों? तो समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। आप जब जो समस्या है उसका सही कारण पता चल जाएगा तभी तो साथियों उसका उपचार किया जाएगा। यदि साथियों आपको कोई बीमारी हो जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले बीमारी का पता लगाता है, तब उसका सही उपचार कर पाता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, आलंकारिक भाषा का प्रयोग करना। क्या साथियों इस बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण है? इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए आप, क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना, यह बोलना कौशल के लिए महत्वपूर्ण है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक अनावश्यक है, एकमात्र साधन है, साध्य है या साधन है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक है वह एक साधन के रूप में काम करती है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एक मात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। जो भाषा है साथियों वो स्वयं में क्या है? तो साथियों भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना से संबंधित है। तो साथियों किससे संबंधित है? आप सभी जानते हैं पोर्टफोलियो से संबंधित है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना। क्या साथियों? प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, भाषा आकलन के सही तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति है, केवल साहित्य गतिविधियां हैं? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा के प्रयोगों पर,
परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर या कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। आप सभी जानते हैं वाइगोत्स्की महोदय ने किसका सिद्धांत दिया है साथियों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। और इन्होंने भाषा के संबंध में क्या बताया है कि समाज में होने वाली भाषा के प्रयोगों पर अधिक बल दिया है वाइगोत्स्की महोदय ने। परिवार में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है साथियों, यह प्रथम भाषा कहलाती है, और कक्षा में बोली जाने वाली भाषा यह द्वितीय भाषा कहलाती है। यानी कि जो विद्यालय में सीखी जाती है वो द्वितीय भाषा कहलाती है। हालांकि कक्षा में भी प्रथम भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाती है। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता या कागज की गुणवत्ता। जो साथियों भाषा की पाठ्य पुस्तक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उसका क्या हो सकता है, क्या कागज की गुणवत्ता होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या उसमें अभ्यास बहुत सारे दे दिए जाएंगे वह होगा, तो वह भी नहीं होगा, बल्कि पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन यह एक महत्वपूर्ण होगा। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक शिक्षक के रूप में भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है, तो साथियों क्या जरूरी है, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, यानी जो शिक्षक है उसकी भाषा एक प्रभावी भाषा हो, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो। अगला क्वेश्चन, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है, भावनात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल या भाषा की संरचना की समझ। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो क्या हो जाएगा साथियों, वर्णमाला याद करने का कौशल, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह अनिवार्य नहीं है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह डॉट डॉट बात है, स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है, अनुचित है। साथियों जो बच्चे होते हैं वह अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात को कहते हैं या अभिव्यक्त करते हैं, तो यह क्या है, तो साथियों यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा 1 और कक्षा 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का आरंभ डॉट डॉट से प्रारंभ होता है और किसी डॉट डॉट के लिए हो। अर्थ और उद्देश्य, अक्षर ज्ञान मनोरंजन, शब्द पहचान मूल्यांकन, अक्षर ज्ञान और उद्देश्य मिस टाइपिंग है साथियों। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कक्षा 1 और कक्षा 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, हीना पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी जो समस्या है वो मुख्यतः डॉट डॉट से संबंधित है, पठन अरुचि से, बुद्धि लब्धि से, डिसलेक्सिया से या डिसग्राफिया से। साथियों हीना है वह पढ़ते समय अनेक बार अटक जाती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी यह समस्या मुख्यतः किस चीज़ से संबंधित है यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो साथियों पढ़ने संबंधी जो विकार होता है वह होता है डिसलेक्सिया, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। साथियों अभी हमने इसी क्लास में पढ़ा है सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाए। कठिन शब्दों का श्रुति लेखन, लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग की क्षमता करना। सर्वोपरि आप क्या मानते हैं, तो साथियों आप सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय सर्वोपरि आप बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोगों को मानेंगे, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। क्या पूछा है साथियों इस क्वेश्चन में, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः
क्या करता है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों मुख्यतः क्या करता है? यह भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता को लाता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? व्याकरणिक नियमों को, सीखने की क्षमता के आकलन को, काव्य सौंदर्य को, या निबंध लिखने की योग्यता को? साथियों हिंदी भाषा का जब आप मूल्यांकन करेंगे उस समय सबसे ज्यादा आप महत्व किस चीज को देंगे, यह पूछा गया है आपसे। एक शिक्षक के रूप में आप सबसे ज्यादा महत्व किसे देंगे? सीखने की क्षमता के आकलन को, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा संबंधी विषयों के डॉट डॉट में है, अध्यायों में, केंद्र में, प्रारंभ में, या पढ़ने में? भाषा संबंधी विषयों के, बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर केंद्र में है। क्या साथियों? भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। मैंने क्वेश्चन गलत रीड कर दिया था, माफ करिएगा उसके लिए। भाषा सभी विषयों के केंद्र में है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे? मौखिक परीक्षा पर देंगे, पोर्टफोलियो पर देंगे, जांच सूची पर देंगे, या लिखित परीक्षा पर देंगे? साथियों एक शिक्षक के रूप में उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का यदि आकलन कर रहे हैं आप, तो सर्वाधिक बल आप किस पर देंगे, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो साथियों आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे? पोर्टफोलियो पर देंगे। पोर्टफोलियो क्या होता है? अभी साथियों हमने बताया है पोर्टफोलियो क्या होता है। इसमें बालक की उपलब्धियों का, बालक के व्यक्तिगत और सामाजिक पृष्ठभूमियों का, एक तरह से कहें तो बालक का जो सीमित विद्यालय में समय होता है उसकी संपूर्ण जानकारी इस पोर्टफोलियो में होता है। यह एक फाइल के रूप में होती है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों को जान सके, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके। साथियों हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से आप क्या अपेक्षा करेंगे? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक कक्षा 8 का बालक है, यानी उच्च प्राथमिक स्तर का बालक है, आप उससे क्या अपेक्षा करेंगे? तो साथियों आप उससे अपेक्षा करेंगे कि वह विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है? इसमें पूछा गया है आपकी दृष्टि में अभ्यास का क्या मायने रखते हैं? बच्चों को तार्किक बनाता है अभ्यास, बच्चों को भाषा के बारे में बताता है अभ्यास, बच्चों को उत्तर देना सिखाता है अभ्यास, पाठ को समझने में मदद करता है अभ्यास? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। आपकी दृष्टि में अभ्यास, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को तार्किक बनाता है अभ्यास। कैसे साथियों तार्किक बना देगा अभ्यास? साथियों एक चीज को बालक जब कई बार अभ्यास करेगा, 2 से 3 बार किसी चीज का अभ्यास करेगा, तो उसके माइंड में कई तरह के विचार आएंगे उसके संबंध में, वो अपने विचार बनाएगा, तर्क करेगा कि ये चीज, जैसे साथियों 2 धन 2 है, मान लीजिए इसको आप मैथ के दृष्टिकोण से समझ लीजिए कि अभ्यास से जैसे 2 धन 2 है, तो बच्चा जब 2 धन 2 जोड़ता है, कई बार इसको करता है, तो बालक फिर सोचने लगता है, तर्क करने लगता है कि यदि 1 धन 1 लिख दें, हम इसको 2 लिख दें, तब भी 4 होगा। इस प्रकार बालक तार्किक रूप से सोच उसकी बनने लगती है, यानी तार्किक बनने लगता है। आप भी देखे होंगे, आपने कई बार महसूस किया होगा, जब आप किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो उसमें नई चीज़ें उत्पन्न होती हैं, आप नए प्रकार से सोचने लगते हैं, यानी तर्क करने लगते हैं, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा का होना आवश्यक है, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है, कहानी में संवाद का होना आवश्यक है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कहानी में कथानक का होना अत्यंत आवश्यक है। साथियों कथानक क्या होता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कथानक किसे कहते हैं। कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? साथियों कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों के लिए एक शिक्षक के रूप में आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 पात्र हों, 2 ही पात्र हों। साथियों यहाँ पर पात्र का मतलब किसी बर्तन से नहीं है, बल्कि
एक तरह से कहें कि यदि जैसे मान लीजिए आप कोई अभिनय देखते हैं, नाटक देखते हैं, उसमें जो अभिनेता होते हैं वह पात्र कहलाते हैं उस नाटक के, उसी प्रकार इसमें बोला गया है जिसके शब्दों, वाक्यों, घटनाओं के वर्णन की शैली जो है वो चित्रात्मक हो। आपने एक चीज़ देखा होगा, जो कक्षा 1 से लगभग 5 तक की जो पुस्तकें होती हैं उनमें चीज़ों, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उसका चित्र साथ में सम्मिलित किया जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी जिसके शब्दों, वाक्यों, घटनाओं के वर्णन शैली में चित्रात्मक प्रयोग हो। साथियों ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो माइंड होता है वह वर्णों में कम, यानी शब्दों या वर्डों में कम, बल्कि चित्रों में ज़्यादा सोचता है। किसमें साथियों? चित्रों में। इसलिए चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, भाषा सीखने और अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साक्षरता का, पाठ्य सामग्री का, भाषा परिवेश का, या भाषा आकलन का। भाषा सीखने और भाषा अर्जन, यानी यहाँ पर साथियों आपसे भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में मुख्य अंतर पूछा है। तो साथियों इसमें केवल परिवेश का अंतर होता है। मैंने आपको इसी क्लास में थ्योरी में बताया है कि भाषा जो अर्जन है वह बालक अपने परिवार और वातावरण में लोगों का अनुकरण करके सीखता है, जो भाषा अर्जन करता है, जबकि जो भाषा सीखता है बालक वह विद्यालय में करता है। क्या साथियों? भाषा का जो अधिगम होता है, जो सीखना होता है, वह विद्यालय में होता है। यानी एक तरह से देखें, परिवार और विद्यालय दोनों जगह का वातावरण अलग अलग होता है, इसीलिए भाषा परिवेश का मुख्य अंतर होता है। अगला क्वेश्चन, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं, साधक हैं या बाधक हैं। साथियों जो पत्र पत्रिकाएं हैं वह भाषा सीखने में क्या हैं? आप किस रूप में देखेंगे उनको? तो साथियों आप उनको एक साधक के रूप में देखेंगे, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भाषा के आकलन की प्रक्रिया। साथियों भाषा में जो आकलन की प्रक्रिया है पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों जो भाषा का आकलन की प्रक्रिया है वह सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान ही चलती रहती है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? साथियों प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन आप किस प्रकार से करेंगे? इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण, या वर्गों की पहचान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। आकलन करने की दृष्टि से आप साथियों विराम चिन्हों का, यानी ये ग्रामर की बात हो गई। आप छोटे बच्चों को आप व्याकरण पर जोर नहीं देंगे बल्कि अर्थ निर्माण पर जोर देंगे, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, द्विभाषिक बच्चे विकास, सामाजिक सहिष्णुता और चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। संज्ञानात्मक सीमित, संज्ञानात्मक विस्तृत, संक्रियात्मक सीमित, संक्रियात्मक और केंद्रित। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है आपकी दृष्टि से? तो साथियों द्विभाषिक बच्चे, द्विभाषिक बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह सामाजिक और सहिष्णुता की दृष्टि से क्या होता है साथियों? विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी संज्ञानात्मक और विस्तृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? वर्तनी, मौलिक विचार, श्रुतलेख और सुलेख। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रुतलेख है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? अनुभवों की अभिव्यक्ति से, चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से, या विभिन्न व्यवसायों से। साथियों प्राथमिक स्तर की एक पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दिए गए हैं कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, तुमने क्यों ऐसा किया। ये सारे प्रश्न दिए गए हैं, ये किससे संबंधित हैं? ये प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं?
तो साथियों यह चिंतन की क्षमता के विस्तार से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डॉट डॉट ने किया। क्या साथियों सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन पियाजे महोदय ने किया, वाइगोत्स्की ने किया, चॉम्स्की ने किया या स्किनर ने किया? आप सभी जानते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने किया है। तो अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया, वाइगोत्स्की। नॉम चॉम्स्की सार्वभौमिक व्याकरण के बारे में इन्होंने बताया है। जीन पियाजे ने क्या बताया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और स्किनर ने किस चीज़ का सिद्धांत दिया है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए, तो हिंदी भाषा के सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डॉट डॉट से उसका नाता ना टूटे। भाषा प्रयोग से, भाषा की परिभाषा से, व्याकरण रटने से या व्याकरण सीखने से? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हिंदी भाषा का सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका भाषा के प्रयोग से नाता ना टूटे, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ये सभी निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये अभी हमने थ्योरी में किया है साथियों। तो भाषा के जो कौशल होते हैं वो क्या होते हैं साथियों? एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं और ये एक साथ सीखे जाते हैं, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, बाल साहित्यकारों का साहित्य, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, सरल पाठ्य पुस्तक। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देना। साथियों यहाँ पर व्याकरण नहीं बल्कि व्याकरण है, यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गई। व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों के भाषा विकास के लिए क्या जरूरी है? साथियों इसके लिए क्या जरूरी है? भाषा प्रयोग के अवसर बच्चों को दिए जाएं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पोर्टफोलियो डॉट डॉट में मदद करता है बच्चों को भय मुक्त वातावरण देने में, समस्त क्षमताओं की जानकारी देने में, क्रमिक प्रगति के आकलन करने में, कार्य को संचित करने में। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। पोर्टफोलियो किस प्रकार मदद करता है? तो साथियों इससे क्रमिक प्रगति का आकलन किया जा सकता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र में विस्तृत होता है जिसमें सर्वाधिक योगदान है। इसमें पूछा गया है कि भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान किस क्षेत्र में विस्तृत होता है? बाल साहित्य की पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की कविताओं, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों, राष्ट्रीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं तक। बताइए साथियों बच्चों का ज्ञान कहाँ तक विस्तृत होता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र में भी विस्तृत होता है। किस क्षेत्र में भी विस्तृत होता है? बताइए। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह आप हमें कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे मानक वर्तनी में लिख सकें, सुंदर अक्षरों में लिख सकें, छोटी कहानी लिख सकें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने की कौशल किस सीमा तक होनी चाहिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? निबंध को, कहानी को, नाटक को या डायरी को? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। पहली कक्षा में हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस चीज को अत्यधिक महत्व देंगे? तो साथियों आप कहानी को अत्यधिक महत्व देंगे, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डॉट डॉट परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। संज्ञानवादी, व्यवहारवादी, सामाजिक या सांस्कृतिक? व्यवहार और सांस्कृतिक। बताइए साथियों वाइगोत्स्की ने, मैंने अभी पीछे भी बताया है, इन्होंने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना, बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना, बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर का एक बच्चा है, उसके मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में कौन सी गतिविधि है जो सबसे कम प्रभावी है? घटना का वर्णन करना, कहानी को शब्दांश दोहराना, यानी कहानी के जो शब्दांश है उनको दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना, चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों यदि घटना का वर्णन करेगा तो जाहिर सी बात है एक प्रभावी विधि है। जब कहानी को अपनी भाषा में कहेगा बच्चा, ये भी एक प्रभावी विधि है। आप जब चित्र दिखाकर बच्चे से कोई कहानी कहलवाना चाहेंगे तो उससे बच्चे के अंदर रचनात्मक विकास होगा, सृजनात्मकता का विकास होगा, ये भी एक बेहतरीन बात है। बल्कि कहानी के शब्दांशों को दोहराना, इससे भाषा या मौखिक अभिव्यक्ति में बालक के कोई खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये सबसे कम प्रभावी है। अगला क्वेश्चन साथियों, मुदिता अक्सर सा यानी सीटी वाले सा को सरौता वाला सा बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? भाषागत त्रुटि का होना, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, भाषागत ज्ञान का अभाव या भाषा प्रयोग में लापरवाही। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो यह साथियों क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए डॉट डॉट सर्वाधिक सहायक है। बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत, बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत भाषाई क्षमताओं के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। साथियों जब इसमें कैसे ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये कैसे हो जाएगा? जब साथियों बच्चे आपस में बातचीत करेंगे तो है भाषाई कौशल, यानी जो उन्होंने सीखा वो खुलकर उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, उसी भाषा में बात करेंगे, तो इससे जो है उनका आकलन अच्छी तरीके से किया जा सकता है। जबकि आप वही बालक यदि शिक्षक के साथ बात करेगा तो वह उतना खुलकर बात नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, भाषा संबंधी व्याकरण को मुख्यतः कंठस्थ करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। यह उद्देश्य नहीं है, आप रटंत विद्या को बढ़ावा नहीं देंगे। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डॉट डॉट है साथियों, माध्यम डॉट डॉट ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क विकास पहले से क्रियाशील होता है। साथियों इस भाषा की अनुशंसा हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी करती है। बताइए क्या होगी? अंग्रेजी भाषा होगी,
मातृभाषा होगी, प्रदेश की भाषा होगी या हिंदी भाषा होगी? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों वह मातृभाषा होगी, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है। क्या साथियों? एक संगीता है, वह छात्रा है जो अक्षरों को हमेशा उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ भी देती है। उसे लिखने की कठिनाई होती है, लिखने में उसकी समस्या डाट से संबंधित है। डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, दृष्टिबाधिया या बाधिता या डिसलेक्सिया? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? लिखती है और अक्षरों को छोड़ देती है, तो साथियों यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिसग्राफिया, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लिखते समय अक्षरों को छोड़ देना यानी डिसग्राफिया, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कैलकुलिया गणित संबंधी विकार, डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार। अगला क्वेश्चन साथियों, जब बच्चे कहानियां पढ़ते हैं तो वे बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं, वे घटनाओं पात्रों में उलझ जाते हैं, वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं, उनका नैतिक विकास अनिवार्यतः होता है। साथियों जब बच्चे कहानियां पढ़ते हैं तो क्या होता है? ये लो नहीं है, तो है, मिस टाइपिंग है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों क्या होता है बताइए? तो साथियों क्या होता है? वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश कर जाते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है लिखना और बोलना, पढ़ना और लिखना, सुनना और बोलना, पढ़ना और सुनना। साथियों प्राथमिक स्तर पर जो आधारभूत कौशल है वह कौन से हैं? तो वह है साथियों सुनना और बोलना, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? मानक वर्तनी, विचारों की स्पष्टता, मौलिकता, कल्पनाशीलता। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन क्या हो जाएगा? कब सबसे कम महत्वपूर्ण है? वह मानक वर्तनी है। मानक वर्तनी सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन साथियों, साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सीखना चाहिए जब उन्हें वर्गों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से क्या है? डॉट डॉट अवैज्ञानिक है, सही एवं स्वीकार्य है, वैज्ञानिक है, बाल स्वभाव के अनुकूल है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों यह विचार पूरी तरह से अवैज्ञानिक है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर पाते हैं, स्मरण क्षमता का विकास होता है, उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करते हैं, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे में आता हो। संज्ञानात्मक दायरे में आता हो, सामाजिक दायरे में आता हो, भावनात्मक दायरे में आता हो या सांस्कृतिक दायरे में आता हो। साथियों एक 3 साल का बच्चा है, आप उसे किस ऐसे विषय में बातचीत करेंगे? किसी ऐसे विषय में बातचीत कर सकते हैं जो उसके क्या होता हो साथियों? संज्ञानात्मक दायरे में आता हो, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? लठ खत शब्दों के हिंदी रूप को कंठस्थ करना, स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए, सूर्य अस्त हो गया है, मिस टाइपिंग है, सूर्य अस्त हो गया है वाक्य को 10 बार लिखिए, हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझेंगे? तो साथियों आप सर्वाधिक उचित ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप हिंदी पाठों में आए जो चिड़िया पुस्तक कुआं आदि शब्द हैं इनको अपनी भाषा में बताइए, इसको सबसे उपयुक्त समझेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? आंखों देखी घटनाओं को लिखना, प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, वह ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी प्रतिलिपि कम महत्वपूर्ण होने वाली है। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास, भाषिक संरचनाओं का अभ्यास, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है साथियों? तो साथियों क्या महत्वपूर्ण है? विभिन्न संदर्भों से जुड़ी हुई सामग्री, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह किससे ग्रसित है? डिस्थीमिया से, डिस्ग्राफिया से, डिसलेक्सिया से या डिस्कैलकुलिया से? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों वह किससे ग्रसित है? डिसलेक्सिया से ग्रसित है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कुशल वक्ता बनाना, साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, हिंदी के विविध रूपों से परिचित कराना, कुशल लेखक बनाना। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है परंतु ऑप्शन अलग है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हिंदी के विभिन्न रूपों का परिचय कराना, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा के कौशल कौन कौन से हैं? लिखना, समझना, पढ़ना, स्मरण, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना, पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। अभी हमने पढ़ा है, तो साथियों कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बताइए इनमें से ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं और अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं? बताइए साथियों। तो साथियों जो ग्रहणात्मक कौशल है वह है पढ़ना और सुनना, जबकि अभिव्यक्तात्मक कौशल बोलना और लिखना है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है? पाठ में से 4 संज्ञा शब्द छांटिए, कहानी को दोहराइए, याद की गई कविता सुनाइए, किसी दृश्य का वर्णन कीजिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी दृश्य का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति से में सबसे कम महत्वपूर्ण है? मौलिक विचार, स्पष्टता, शुद्ध उच्चारण, बोलने में आत्मविश्वास। साथियों जो प्राथमिक स्तर का बच्चा है, सहज और स्वाभाविक मौखिक, उसकी सहज और स्वाभाविक जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? तो साथियों शुद्ध उच्चारण सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक डॉट डॉट हो जिससे डॉट डॉट के सरोकार झलकते हों। उच्च विद्यालय, विस्तृत अभिभावक, विस्तृत समाज, उच्च समाज। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में विषय वस्तु का फलक विस्तृत हो जिसमें समाज के सरोकार झलकता हो, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं, यह कथन पूर्णतः सत्य है, भ्रामक है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, यानी यह कथन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन साथियों आज की क्लास यानी आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आज की आपको क्लास यानी आज का आपको यह ब्रह्मास्त्र कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये साथियों 101 क्वेश्चन आपको परीक्षा में बहुत हेल्प करने वाले हैं और जो थ्योरी हमने कराई ये भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। साथियों जल्द ही हम आपके लिए CDP का भी ब्रह्मास्त्र लाने वाले हैं। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।